मैं आज आपको बताने वाला एक रैपिड रिवीजन करवाने वाला हूँ साइंस रिलेटेड केमिस्ट्री का। दोनों चैप्टर जो हमारे आप क्लास 9 का। तो सबसे पहला चैप्टर जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और एक है जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 4। मेनली मैं कवर कर दूंगा जो कि इजी रहेगा, बहुत इजीली इंटरेस्टिंग वे में। तो देखिए जो एटम्स मॉलिक्यूल्स, मेरे पास अभी तो कैम है नहीं, मेरे पास कैमरे वैमरे तो है नहीं तो भाई मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं ऐसे ही बता दूंगा आप लोगों को। देखिए बोला सबसे पहले बताया जाता है कि कुछ एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे, जैसे हमारे महर्षि कन्नडा एक थे 500 बीसी, और कुछ कुछ बुक में लिखा है 600 बीसी में। उन बीसीई में क्या किया था उन्होंने, एक एक फाइन स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जैसे हम एक मैटर है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड दैट हैज मास, दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इन इट। सो मैं एक मैटर हूँ, तो मैं जो मैटर है मतलब यानी मैं हूँ, मैं कुछ स्मॉल पार्टिकल, फाइन पार्टिकल जो कि बहुत स्मॉलेस्ट है उनसे बना हूँ। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहेंगे उन्होंने क्या किया था, इनकी डिस्कवरी की थी। अब यही स्मॉलेस्ट पार्टिकल ने उन्होंने कहा था कि इसका नाम होगा परमाणु। परमाणु नाम होगा, अणु परमाणु आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर परमाणु की बात हो रही है, जो आज हम उन्हें एटम्स कहते हैं। अब एटम्स होते क्या है देखिए। फिर उसके बाद क्या होता है, महर्षि कन्नडा ने इनको बताया, तब एक और फिलोसफर आया, इंडियन फिलोसफर पदुगा, एक आए पकुदा कत्यायमा। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो पार्टिकल्स हैं कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, जो कि मतलब वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर को डिफाइन करती है। इट मेक्स, जैसे मैं एक फॉर्म ऑफ मैटर हूँ, तो कंबाइंड फॉर्म में एटम्स, मतलब ये कंबाइंड फॉर्म में ये पार्टिकल्स रहते हैं। ये सारे पार्टिकल्स जो रहेंगे एक कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे। सो क्या होता है, उस सेम एरा में एक ग्रीक फिलोसफर आते हैं, जिन जो इन दो ग्रीक फिलोसफर हैं, एक है डेमोक्रिटस और एक है लूसिपस। इन दोनों ने क्या बताया था कि जो मैटर है उसको डिवाइड करेंगे, और वो फर्दर डिवाइड करके बताएं, जो कि महर्षि कन्नडा ने पहले ही चीजें बता दी हैं। तो एक हिसाब से महर्षि कन्नडा ने सबसे पहले डिस्कवरी की, या उन्होंने एक बेसिक बता दिया कि हाँ मैटर्स जो है इन एटम से बना होता है, यानी परमाणु से बना होता है। फिर क्या हुआ, इन्होंने बताया कि ये डिवाइड कर सकते हैं मैटर को, और ऐसा स्टेज आता है कि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे मैं मैटर हूँ, या फिर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको फाइन पार्टिकल, ब्रेड स्लाइस ऑफ ब्रेड है, मतलब स्लाइस कर दिया, ब्रेड ऑफ पीस ऑफ ब्रेड को स्लाइस किया। मान लो एक ब्रेड है, हमने उसको स्लाइस किया, तो स्लाइस करे हुए ब्रेड को जी आप कितने पार्टिकल में तोड़ पाएंगे। एक ऐसा स्टेज आएगा कि उस पार्टिकल को जो स्लाइस किया वो पार्टिकल है, इतना फाइन पार्टिकल हो जाएगा कि उसको आप स्लाइस ही नहीं कर पाएंगे, मतलब वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, उसको आप काट नहीं सकते। तो इसी ने क्या किया, डेमोक्रेटस ने कहा ये जो इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, अब इसे डिवाइड नहीं किया जा सका, तो इनडिविजिबल पार्टिकल उन्होंने क्या कह दिया कि इनको हम कहेंगे एटमॉस। एटमॉस इन्होंने ही नहीं कहा था, मतलब बताया था कि मेनली जो डेमोक्रेटस थे जो हमारे डेमोक्रेटस थे, इन्होंने बताया, हाँ यही डेमोक्रेटस जो थे, इन्होंने बताया कि एटम्स जो है इनको हम एटमॉस कहते हैं। उस समय पर उन्होंने एटमॉस नाम दिया था। बट फर्दर जो है डाल्टस एटॉमिक थ्योरी, डाल्टस ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में बताया था कि ये मतलब ये कैसे होते हैं, ये मैटर किससे बनता है, इनमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी आगे बढ़ेंगे तो देखो, ठीक है। अब क्या आता है, अब मेनली बात करते हैं क्या क्या लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन में अभी मेनली हमारे 9th क्लास में रैपिड डिविजन में हमारे बेसिक जो 9th क्लास है, अभी शुरुआत है, तो 9th क्लास में यानी अभी हायर स्कूल में नहीं जा रहे हैं, स्टैंडर्ड में नहीं गए, और 10th में या 12th में आगे जाकर इनका फर्दर डिवाइड किया कि उसमें शायद हाँ 6 पार्ट्स है, 6 लॉज हैं, जिसमें से अभी हमें 2 लॉज पढ़ने हैं। जिसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमें अभी 2 लॉज पढ़ने हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, और दूसरा लॉ ये कहता है, दूसरा लॉ का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। लेकिन आप कांस्टेंट प्रोपोर्शन ही कही, वो ज्यादा बेसिक है। वो मतलब लिख के क्वेश्चन बन के आ सकता है कि व्हाट इज लॉ, डिफाइन लॉ ऑफ हु प्रपोज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो उसमें आप कंफ्यूज होते हो अगर डेफिनेट प्रोपोर्शन आता है तो आप बता सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो जिसे मान लो कि केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, मान लो मैंने एक, अच्छा ये बताना कि क्या
कमेंट में बताना कि कमेंट में आप बताइएगा अभी अभी कि जो आपका आइस होता है वो मेल्ट होने के बाद वाटर बनता है, तो ये केमिकल है कि फिजिकल है? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फिजिकल है ये, फिजिकल है यानी फिजिकल चेंज है ये या केमिकल चेंज है, आप बताइएगा। ठीक है, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज बात करेंगे, बाद में बात करेंगे उसकी। पहले बात करते हैं व्हाट इज हाँ, जैसे केमिकल चेंज है, जैसे आपने बहुत सारे केमिकल चेंजेस देखे होंगे। जैसे हो गया आपका, बताता हूँ, केमिकल चेंज है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारी चीजें। अच्छा, एक आयरन है वो रस्ट हो गया, तो ये केमिकल चेंज, यह सब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। जैसे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, मान लो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें क्या होता है कि जो आपका मास है, जैसे मान लो एक, हाँ हाँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एक पेपर लो, एक पेपर लो, उसको बर्न करो, मतलब एक बर्नर ले लो और उसमें डाल के मतलब उसको बर्न कर दो। अब उसमें से गैस इवॉल्व होगी, CO2 मतलब कार्बन गैस, वो सब निकलेगी, कार्बन गैस निकलेगी, कुछ डस्ट पार्टिकल एशेस बचेंगे, कुछ एशेस बचेंगे, तो उन दोनों का जो सम मास होगा, जैसे जो कार्बन गैस निकली उसका कुछ ना कुछ तो मास होता है भाई, किसी ना मतलब कोई भी चीज हो इस दुनिया में कुछ उसका तो मास होगा ही भाई, मैटर का मास होता ही है, चाहे वो एटम का, उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। वो पार्टिकल है छोटा सा कोई भी, उसका कुछ ना कुछ मास होगा। एक आंट है उसका भी कुछ मास होगा। मैं देखो, जैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कार्बन गैस निकल रही है, ये सब जो एशेस हो रहे हैं, एशेस जो निकल रही है, बर्न करा, ऑक्सीजन भी निकलेगी, वही सब है। तो क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होता है पेपर को जलाने पर। तो इन दोनों का जो मास, सम ऑफ मास होगा इनका, वो किसके इक्वल रहना चाहिए। मतलब जैसे आपने पेपर को जलाया, जो पेपर का टोटल मास है, जो पेपर का एक मास, जैसे आपने उसका मास कैलकुलेट कर लिया, अब जो उससे प्रोडक्ट बने, जो कार्बन गैस रिलीज हुई या फिर जो आपके एशेस बचे, उन सबका मास जो होता है, मतलब उन दोनों का मास जो होगा, इक्वल मास होगा, वो इस जो मतलब बिफोर उस बर्निंग जो आपका पेपर था उसके इक्वल होगा। वो दोनों का मास जो आपका, पहले मान लेते हैं कुछ प्रोडक्ट बना, तो ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोडक्ट जो आपका कार्बन और एशेस ये सब थे, और इधर जो बिफोर आपका था मास ऑफ पेपर, तो दोनों मतलब इसको रिलेटेड कहते हैं। मतलब जो जो बिफोर रिएक्शन, जो पहले जो रेडी किया जाता है उस रिएक्शन में पार्ट लेने के लिए, जो ऑब्जेक्ट या फिर जो चीज़ें हैं उसको, तो उसको मास ऑफ रिएक्टेड कहेंगे, उसका जो मास होता है। और जब प्रोडक्ट बनेगा उससे, जब कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, अब प्रोडक्ट बनेगा, इसका साइज चेंज, शेप सब चेंज हुआ, और मतलब पता है क्या होता है, चलो उसको छोड़ो, बता दूंगा। फिर क्या होता है लव कंजर्वेशन ऑफ मास में, जैसे आपने, जैसे मैं बताता हूँ, देखो एक कॉर्क ले लो, कॉर्क कैसे होता है, जैसे एक फ्लास्क ले लो, ग्लास फ्लास्क, मतलब जैसे केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं जो आपने देखा होगा स्कूलों में, बद्री बुध इन सब में देखा होगा, तो उसमें क्या है, एक कॉर्क ले लो, उससे बंद कर दो, और मतलब कॉर्क में एक थ्रेड बांध दो, मतलब एक ट्यूब, जानते हो ना ट्यूब, तो ट्यूब से एक कॉर्क है, मतलब उससे रस्सी बांध के दोनों को बांध दो, और वो जो फ्लास्क इधर रखा है, आ रहा हूँ, और इसके फ्लास्क को इसमें डाल दो, फ्लास्क को इसमें डालने के बाद, अरे यार ये कौन सब्जी वाले बुला रहा है, आ रहे हैं, रुको, इग्निशन ट्यूब कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ एक्स, हाँ, मतलब इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है। मतलब जैसे मान लो आपने दो केमिकल को मिक्स किया, तो कंबाइंड फॉर्म उससे बनेगा, उन दोनों का कंबाइंड मास जो बनेगा वो इन दोनों के इनके इक्वल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो ये इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मेनली आप समझिए कि स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन में जो मास 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 ऑफ प्रोडक्ट जो होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब इसमें एटम जो होते हैं, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं, तो वो कभी भी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकते, मास जो उसका है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है एंटोनी वैन लेवेउजर ने, सॉरी, हाँ, एंटोनी वैन लेवेउजर ने इसको प्रपोज किया था। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रयोग का कंजर्वेशन ऑफ मास है, वो का प्रपोज किया था किसने, जीएल प्राउस ने। तो ये लेफ्ट कांस्टेंट प्रोपोर्शन है,
सॉरी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपका जेएल ब्राउस ने मतलब स्टार्ट किया था, प्रपोज किया था, और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो एंटोनी वैन लेवेंजुअर ने प्रपोज किया था। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है, एक केमिकल मतलब एक कंपाउंड है, स्पेसिफिक कंपाउंड है, तो वो उन एलिमेंट से मिलकर बनेगा, जैसे एलिमेंट्स हैं उससे कंपाउंड बनेगा, तो उन दोनों एलिमेंट का जो मतलब वो दो एलिमेंट जो कंबाइन होंगे वो एक फिक्स अमाउंट में कंबाइन होंगे, मतलब कह सकते हैं ऑलवेज डेफिनेट प्रोपोर्शन, उनका मास जो होगा उसमें फिक्स्ड होगा, उस कंपाउंड में भी सेम रहेगा, उसमें भी सेम, मतलब फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास से कंबाइन होंगे। अब बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक, जॉन डाल्टन साहब जो थे वो एक इंग्लैंड में बॉर्न हुए थे, मतलब कह सकते हैं वो एक केमिस्ट्री फिजिक्स भी पढ़ाते थे, मैथमेटिशियन भी थे, केमिस्ट्रियन भी थे, सोच लीजिए भाई तीन चीज भाई साहब। डाल्टन एटॉमिक, अरे यार इतना इजी है भाई, क्या क्या बच्चों वाली ये देखो, डाल्टन एटॉमिक में क्या होता है, मैं पहला पोस्टुलेट मतलब होता है उन्होंने क्या क्या प्रपोज किया, मतलब क्या क्या उस चीज के बारे में कंक्लूड करवाया। तो सबसे पहले कहा जो मैटर है, जैसे मान लो, हाँ जैसे मान लो ये एक बुक है, एक मैटर है, तो ये कुछ ना कुछ फाइन पार्टिकल से मिलकर बना होगा, ठीक है। देखिए ऑल मैटर्स मेड ऑफ अ वेरी टाइनी पार्टिकल्स विच आर नोन एज एटम एंड इट इज आल्सो इनडिविजिबल। इन्होंने ये कहा था जो इसके सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है ये मैटर, तो इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और तीसरा क्या कहता है, दूसरा यही कहता है कि मतलब एटम इंडिविजिबल होते हैं, इसको ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब तीसरा क्या कहता है, तीसरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, अरे देखो एक स्पेसिफिक एलिमेंट है तो उसका जो मास होता है वो एक डेफिनेट होता है, और बढ़ाएं और घटाएं वो अलग चीज़ है, उसका जो एक फिक्स मास में वो H2O है जैसे, तो ये 1:8 में वन, अभी आपको बताऊंगा आगे, 1:8 के मास में मतलब प्रोपोर्शन में फिक्स रहता है एक मास, जो उसका मास है बाय फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। चौथा ये कहता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, कभी चेंज नहीं होगी अगर एक स्पेसिफिक एलिमेंट की बात करें। अब कंपाउंड की तो प्रॉपर्टीज अलग होगी, वही जो एलिमेंट से कंबाइन होकर बना है वही कंपाउंड। और चौथा ये कहता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट है, जो डिफरेंट एलिमेंट का एटम है उनका डिफरेंट मास होगा। जैसे मान लो ये एक स्पेसिफिक एलिमेंट है और ये एक स्पेसिफिक एलिमेंट है, मतलब दोनों सेपरेट एलिमेंट है। मान लो एलिमेंट क्या करते हैं, ये एक सोडियम है, ये एक पोटेशियम है, तो इन दोनों का जो मास जो होगा वो दोनों से इक्वल नहीं रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अगर इन दोनों से मतलब इन दोनों को अगर रिलेट किया जाए तो इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी। अगर इन दोनों को रिलेट करके बताया जाए स्पेसिफिकली तो इनकी सेम होगी इनके लिए, ठीक है। फिर भाई क्या कहता है पांचवा, और नहीं भाई पांचवा तो आसान, देखो पांचवा कहता है जैसे मैंने H2O बोला तो 1:8, क्या ये छोटा नंबर नहीं है, हाँ छोटा नंबर है, तो इनका जो मास होगा वन स्मॉल फिक्स्ड होल नंबर रेशियो समझ रहे हैं, 1:8 रेशियो इसमें कंबाइन होगा, यानी स्मॉल होल नंबर रेशियो। क्या 1 और 8 होल नंबर है, बिल्कुल है। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, जैसे आपने नेचुरल नंबर पढ़ा है 1 से लेकर इन्फिनिट तक 0 to 9 आपने पढ़ा होगा, बस ये होल नंबर जानते होंगे। फिर क्या होता है, लास्टली ये कहा जाता है रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। हाँ देखो एक कुछ कंपाउंड बन रहा है, कोई भी कंपाउंड फॉर्म करता है हमेशा, कोई भी कंपाउंड हो तो हमेशा फिक्स अमाउंट ऑफ मास, मतलब उतने, जैसे मान लो एक कंपाउंड है H2O बन रहा है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन जो होगा उसका वन वन मास, यानी उसका जो मास 1 है वो हमेशा कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के मतलब मास 8 मास के साथ, मतलब नहीं सॉरी मेरा ये कहने मतलब है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास, ये सभी बातें पढ़ेंगे, एटॉमिक मास इतना समझो 1 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 1:16 में यानी
सॉरी 2:16 में ये ऐड होता है। 2:H2O है ना, तो 2 यानी अगर उसका 1 U मास है तो 2 into 1 यानी 2, तो 2:16। और अगर इसको कट करें तो ये मतलब फर्दर करें सिंप्लीफाई तो 1:8 आता है। तो इसमें वो जो फर्दर H2O कंपाउंड है वो फॉर्म करेगा, बस ये है। तो अभी हम अपना सेशन जारी रखेंगे। तो ये पहला सेशन था, पहला पार्ट था। अभी बहुत ईजी है, तो आगे बात करेंगे व्हाट इज एटम है, कितने बड़े ये एटम्स होते हैं, उनका साइज क्या होता है, और भी आगे पढ़ेंगे आइसोटोप साइटोबार, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जय हिंद, बाद में मिलते हैं। मेरा नाम कृष्णा ब्लॉग्स, तो बाय बाय, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए।